बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दें कि अब कांग्रेस भी देखिए मंथन में जुट गई है। हर पार्टी की तरफ से मीटिंग्स का दौर जारी है और इसी कड़ी में बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां कांग्रेस की CWC की बैठक होगी। दिल्ली से ये बड़ी अपडेट, 8 जून को सुबह 11 बजे ये बैठक होगी। दिल्ली में कांग्रेस CWC की बैठक, कनिका अभी जानकारी दे ही रही थी, थोड़ा और डिटेल में उनसे जान लेते हैं। कनिका, 11 बजे ये बैठक होगी 8 जून को, किस तरह की जानकारी है इसको लेकर? कहां कांग्रेस मुख्यालय में ये बैठक होने जा रही है? निश्चित तौर पर ये मंथन का समय है, लेकिन इंडिया अलायंस का जो एक रहा है प्रदर्शन, वो निश्चित तौर पर कॉन्फिडेंस बूस्ट करने वाला भी है। देखिए, बिल्कुल शुरुआत उस खबर से करेंगे जिसकी बात आप लगातार कर रही थी और मैंने भी जिक्र किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनावी नतीजों के बाद जो है कांग्रेस कार्य समिति यानी कि CWC की बैठक जो है वो 8 जून को सुबह 11 बजे कांग्रेस मुख्यालय में बुलाई है। तमाम CWC के जो 30 मेंबर हैं और वो इस बैठक में शामिल होंगे और चुनावी परिणाम के बाद इस बैठक में जो बचे हुए राज्य हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी का बैड परफॉर्मेंस रहा, जिसके हमें बार बार जिक्र कर रही थी, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, इवन बिहार भी क्यों ना हो, गुजरात हो, हरियाणा में तो हालांकि काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा, और दिल्ली जो कि देश की राजधानी है, इन तमाम राज्यों की ऊपर चर्चा की जाएगी CWC की बैठक में कि आखिरकार क्यों बैड परफॉर्मेंस रहा। और एक तरफ देखा जाए तो बीजेपी में तमाम तरह की बैठकें चल रही हैं, तमाम समीक्षाएं जो है वो की जा रही हैं। अब कांग्रेस भी वो समीक्षा करने के लिए तैयार हो चुकी है। चुनावी परिणाम के बाद पहली बार मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो है CWC की बैठक जो है वो कांग्रेस मुख्यालय में 8 जून को सुबह 11 बजे बुलाई है। निश्चित तौर पे जो 99 का आंकड़ा कांग्रेस पार्टी की झोली में आया है वो एक अच्छा प्रदर्शन है 2014 और 2019 के मुकाबले, लेकिन ये एक फाइन नंबर नहीं है कांग्रेस पार्टी के लिए। उत्तर प्रदेश की वजह से ये नंबर बड़ा है। कहीं ना कहीं बाकी राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। साउथ की बात करें तो वहां पर अच्छा है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में कांग्रेस पार्टी का एक अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन नहीं रहा। इसी को लेकर जो है कांग्रेस अध्यक्ष ने ये बैठक बुलाई है। और हम बात कर रहे थे इंडिया अलायंस के नंबर की, तो बिल्कुल 234 का जो आंकड़ा इंडिया अलायंस को मिला है उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया था, ये प्रेडिक्ट नहीं किया था कि इस तरह के नतीजे आएंगे। हालांकि इंडिया अलायंस को भी नहीं पता था कि इस तरह का माहौल रहेगा। हालांकि अखिलेश यादव बोल तो रहे थे कि कहीं ना कहीं परिवर्तन जो है वो देखने को मिलेगा, लेकिन जो 234 का आंकड़ा है वो इंडिया अलायंस का है। और अभी भी इंडिया अलायंस को और खास तौर पे कांग्रेस पार्टी को बहुत काम करने की जरूरत है और कहीं ना कहीं ये एक मैजिकल नंबर नहीं था। इसीलिए कल की बैठक जो इंडिया अलायंस की दिल्ली में हुई थी उसमें तय किया गया कि हम सरकार बनाने का दावा नहीं करेंगे, हम अभी अपनी पार्टी की रेपुटेशन को और इम्प्रूव करेंगे। जो माहौल कांग्रेस पार्टी या विपक्ष के लिए बढ़ रहा है उसमें और काम किया जाएगा। क्योंकि आप एक चीज को ध्यान रखिए, लोकसभा के बाद कई ऐसे राज्य हैं जहां पे विधानसभा का चुनाव भी होना है। अगर पार्टी अभी ये फैसला कर लेती कि हमें सरकार बनानी है, ये दावा करना है, तो विधानसभा की परफॉर्मेंस जो है वो 0 हो जाती। इसीलिए ये बड़ा फैसला जो है इन तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए लिया गया कि कोई भी सरकार बनाने का दावा इस सिचुएशन में नहीं किया जाएगा। वेट एंड वॉच की सिचुएशन रखी जाएगी। जब फ्लो टेस्ट होगा उससे पहले सोचेंगे कि आखिरकार क्या करना है। और मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि इंडिया अलायंस बिल्कुल इंडिया अलायंस जो है वो अपनी स्ट्रेटेजी को मजबूत बनाने में लगातार जुटा हुआ है। आरजू, देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे पहले भी ये बात कह चुके हैं कि बाकी दलों का भी स्वागत है इंडिया अलायंस में। अगर कोई अन्य दल शामिल होना चाहता है तो उनका स्वागत है। तो अब स्ट्रेटेजी एक तरफ इंडिया अलायंस की मजबूती की भी है और अब दोनों ही तरफ से ये बात तो साफ है कि रहना आपको अलायंस में है तो आपको अलायंस की राजनीति पहले सीखनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, देखिए सहमति जो है वो मुद्दों पे बैठना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर अलायंस में रहना है, जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर बात करें इंडिया अलायंस की, तो इसके जो शुरुआत है वो नीतीश कुमार की तरफ से की गई थी। सभी को एक साथ इकट्ठा किया गया था, लेकिन बाद में नीतीश कुमार खुद ही चले गए। लेकिन उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी ये कह रही थी ये अलायंस अंत तक आते आते टूट जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं मुद्दों पर सहमति बैठती गई, मैनिफेस्टो पे सहमति बैठती गई और आगे हमने देखा किस तरीके से सभी ने मिल के चुनाव लड़ा है और उसका असर जो है लोकसभा रिजल्ट में भी देखने को मिला है। जिस तरीके से सीटें जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ी है, लेकिन अगर अकेले का प्रदर्शन की बात करें तो ना ही आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन में कुछ खास असर देखने को मिला है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी सिर्फ 99 सीट ही लाने में सफल रह पाई है। तो दोनों को ही मंथन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आम आदमी पार्टी की भी बात करें तो दिल्ली में जिस तरीके से उनकी सरकार है और सरकार के रहने के बावजूद भी लोकसभा में एक भी सीट वो नहीं ला पाए हैं, इस पे मंथन जो है वो आज शाम को 5 बजे
बजे जब सीएम आवास पे चर्चा होगी तब इसमें करा जाएगा कि आखिर क्या कुछ मुद्दे रहे, क्या कुछ इश्यूज थे, कहां पर आम आदमी पार्टी पीछे रह गई, क्या कुछ इशू जनता तक नहीं पहुंच पाए, उन पर चर्चा होगी, जहां पर तमाम एमएलए जो है 62 एमएलए वो मौजूद रहेंगे। इसी के साथ ही सीनियर लीडर्स भी वहां पर मौजूद रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कनिका आपका तमाम जानकारी के लिए। आप नज़र बनाए रखिएगा, लगातार अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। कनिका कटियार हमारी सहयोगी भी जुड़ी हुई थी। कनिका, आरजू, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम मेहमानों का रुख करते हैं, क्योंकि दोनों ही खबरें अपने आप में बड़ी हैं और विचार और मंथन की बात होती है तो हम अपने एक्सपर्ट्स से भी लगातार चर्चा करते रहे, चुनाव से पहले भी, चुनाव के बीच भी और अब चुनाव के बाद भी ये मंथन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। हमारे साथ आलोक मेहता, एडिटोरियल डायरेक्टर, जुड़े हुए हैं। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है। अरविंद मोहन हमारे साथ कंसल्टिंग एडिटर हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं और राजनीतिक विश्लेषक AK हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आलोक जी का रुख कर लेते हैं। आलोक जी, दोनों ही खबरों को थोड़ा सिलसिलेवार तरीके से आपसे मैं चर्चा करना चाहूंगी। पहले आम आदमी पार्टी के मंथन पर आ जाते हैं। सर, दिल्ली में तमाम तरह की बातें हुई, तमाम तरह के दावे हुए आम आदमी पार्टी की तरफ से और एक कॉन्फिडेंस में जरूर नजर आई, और कॉन्फिडेंस के साथ साथ सिंपैथी की लहर चलेगी क्या, सहानुभूति मिलेगी क्या, वो एक बहुत बड़ा सवाल था। लेकिन सातों की सातों सीटें जो है वो बीजेपी ने एक बार फिर से अपने नाम कर ली हैं। आम आदमी पार्टी इस पर विचार कर रही है, मंथन कर रही है, लेकिन आपकी नजर में सर किस तरीके के रीजंस रहे, क्या दिल्ली की तस्वीर रही? तो देखिए, दिल्ली में और बाहर के कई राज्यों में पहले भी ऐसे अनुभव हुए हैं कि विधानसभा में लोग अलग वोट देते हैं। मैंने जागरूक, दिल्ली का तो मतदाता और भी ज्यादा जागरूक है। पहले भी ऐसा, पिछली बार भी ऐसा हुआ था और इस बार भी। ये बात सही है कि इस बार अरविंद केजरीवाल जितने चर्चित रहे, विवादास्पद भी रहे, सहानुभूति के लिए भी हुआ, जेल से भी बाहर उनको आए, तो उम्मीद उनकी भी यही थी कि इस बार जो कि संघर्ष के मूड में पूरा थे और उनकी पार्टी का नगर निगम और विधानसभा दोनों में भारी बहुमत है। अभी नगर निगम के चुनाव ज्यादा समय पहले नहीं हुए थे, उसके बाद, लेकिन उनके परफॉर्मेंस देखिए, पहले होता था कि नगर निगम बीजेपी के हाथ में तो नहीं हो पा रहा है। तो एक बड़ा कारण ये भी है, एक तो राष्ट्रीय पार्टी को मैंने उस तरह से बीजेपी को महत्व मिलना कि मोदी का नेतृत्व है, चाहे वो पढ़े लिखे लोग हो या दूसरे लोग हो, उनकी कई स्कीम्स का लाभ मिलने के बाद। आम आदमी पार्टी ने जो स्कीम चलाई उसका भी उनको कुछ इलाकों में तो फायदा मिला, लेकिन आप देखिए कई मंत्री, अपने संवाददाता जैसे बता रही थी, मंत्री के अपने विधानसभा क्षेत्र में भी सीट वोट नहीं मिले। तो इतना विवाद और भ्रष्टाचार के आरोप और एक तरह से सहानुभूति लहर, उनको उम्मीद थी कि सातों सीटें हम जीतेंगे, कांग्रेस का समझौता, दोनों एक दूसरे के दुश्मन जो पंजाब में अब भी लड़ रहे थे, क्या कांग्रेस को हटा करके ही आम आदमी पार्टी आई थी, उसके बाद भी समझौता किया गया। एकमात्र उम्मीद हमें भी जो लगता था, JP अग्रवाल कम से कम जो सबसे वरिष्ठ नेता थे कांग्रेस के, लेकिन उनको भी पराजय का सामना, आम आदमी पार्टी से समझौता नहीं हुआ था, तो शायद वो उनकी अपनी छवि के नाम पर, लेकिन आम आदमी पार्टी इस समय इतनी ज्यादा बुरी स्थिति में रही है, उसका भी नुकसान कांग्रेस को भी हुआ और कांग्रेस के कन्हैया कुमार जैसे लोगों के उम्मीदवार से आम आदमी पार्टी को हुआ। तो दोनों के वोट फिर भी और कार्यकर्ता भी उतने एक दूसरे से जुड़ने को तैयार नहीं हुए, ये भी इस बात का प्रमाण है। खास करके एक लाइन और कहूंगा, जैसे बांसुरी स्वराज है, ऐसे चेहरों को ला करके भी बीजेपी ने ये शो किया है। एक मॉडर्न सुषमा स्वराज, उनकी माँ वो भी रही थी, दिल्ली की मुख्यमंत्री भी रही, तो उसको परिवारवाद की तरह से नहीं, लेकिन उन्होंने पिछले कुछ बहुत कम अरसे में इतना अपनी छवि बनाई, तो लगा कि भाजपा अपने लोगों को बदलती भी है। उसने बदला, मनोज तिवारी के अलावा अपने उम्मीदवार बदले, उसका भी लाभ बीजेपी को मिला और आम आदमी पार्टी को नुकसान हुआ। अरविंद मोहन जी, अभी जिस तरीके से हम खबरों पर चर्चा कर रहे थे उसमें महत्वपूर्ण खबर ये भी थी कि CWC की मीटिंग होने वाली है, उसमें भी चर्चा रहेगी तमाम तरह की, लेकिन साथ ही साथ मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से जो कहा गया है कि हम सरकार बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, हम स्ट्रेटेजी को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। इससे क्या मैसेज जाता है सर? ये जोड़ तोड़ की, गुणा भाग की कोशिश तो जो है वो इंडिया अलायंस की तरफ से भी की गई है, NDA की तरफ से भी की गई है, लेकिन साफ तौर पर बहुमत NDA के पास है, तो कोई बहुत ज्यादा गुणा भाग की सिचुएशन इस वक्त दिख नहीं रही। लेकिन जो ये मैसेज देने की कोशिश की गई है मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से, इसका क्या इंपैक्ट देखते हैं सर आप? मैं पहले तेरा दिल्ली की बात कहूं, मुझे लगता है कि स्वाति मालीवाल प्रकरण ने आपको और कांग्रेस को काफी नुकसान पहुंचाया। बीच दिल्ली में CM हाउस में राज्यसभा सांसद को इस तरह से मारना, पीटना, अपमानित करना, और फिर जिस बदमाश ने ये किया उसको लेके बेल पर छूटा चीफ मिनिस्टर घूम रहा है देश भर, ये मैसेज
आप क्या देना चाहते हैं ये आपको नहीं पता है, लेकिन दिल्ली के लोगों को ना पता हो या देश के लोगों को ना पता हो, तो इस लेवल की बेवकूफ़ी अगर आप करेंगे बीच चुनाव में तो उसका नतीजा यही होगा। मेरे ख्याल जो शराब कांड पे थोड़ी धुंध है अभी भी कि वो पैसा लेन देन हुआ क्या हुआ, या बीजेपी वाले बड़े जुल्म कर रहे थे उन पे, उससे उनको फायदा हुआ था जब वो बाहर आए थे, लेकिन वो प्रकरण चला नहीं। कांग्रेस ने मेरे ख्याल से अभी नंबर तो उनके साथ है नहीं, तो वो बहुत साफ एनडीए के साथ थे, तो अभी जो कुछ करेंगे या करते तो उसका उनको नुकसान होता मेरे ख्याल से। तो ये अच्छी बात है कि अभी सरकार बनने दीजिए। अगर अपने कंट्राडिक्शन से उसमें कुछ दरार निकलती है तो वो, या फिर कहीं और नए तरह के, जैसे विधानसभा चुनाव अभी होने हैं तो कुछ नई स्थितियां और बनती हैं, तो कांग्रेस उस हिसाब से फिर आगे कदम उठाए, उसके पार्टनर्स नए आए, कुछ नए लोग जुड़े, तो ये सब चीज़ें वो अपना देख के करें। पीडब्ल्यूसी में मेरे ख्याल से जो फैसले इस चुनाव को लेके हुए हैं उन पर भी चर्चा होगी कि कहाँ फायदा हुआ, कहाँ घाटा हुआ, और कुछ यूनिट्स एकदम सरेंडर करने की स्थिति में हैं, उन पे भी गौर करना होगा। जैसे उड़ीसा मान लीजिए कि अगर बीजेपी गिर रहा था तो क्यों इस तरह से पार्टी एकदम गायब हो गई। आंध्र प्रदेश में इन लोगों ने अपना सारा दांव उसी फैमिली पर लगाया, वाईएसआर के बहन को आगे करके, तो उन सब का क्या नफा नुकसान हुआ इस पे चर्चा होगी। और ये रिव्यू मीटिंग एक तरह का कर्मकांड भी है, मैं कहूँगा। कांग्रेस पिछली हार की जो रिपोर्ट एंथनी कमेटी बनी वो कहाँ पड़ी है, क्या नहीं पड़ी है, तो एक वो कर्मकांड भी पूरा करना है चुनाव के बाद, और सब पार्टियां कर रही हैं। और मेरे ख्याल आप पार्टी ही अगर आज बैठेगी शाम को उसको विधायक, तो ये कोई थोड़ी चर्चा करेगा कि स्वाति मालीवाल प्रकरण में अरविंद केजरीवाल ने क्यों ऐसी बेवकूफियां की। तो इसकी तो अच्छा सर, मेरे ख्याल उस से मुद्दे किसी से की नुकसान मजाल तो हुआ है, नुकसान तो हुआ है। स्वाति मालीवाल के केस को किस तरीके से देखेंगे आप? नहीं, ये बेवकूफ़ी की सीमा है, और मनमानापन, तानाशाही जो आरोप नरेंद्र मोदी पर लगते हैं या किसी नेता पर लगते हैं, ये उसकी सीमा है। इस सीमा तक तो कोई सोच भी नहीं सकता कि दिल्ली में वहाँ का चीफ मिनिस्टर अपने घर में बुला के अपने एक राज्यसभा सांसद को इस तरह से पिटवाए, और फिर जिस पे पीटने का आरोप हो उसको लेके वो घूमता रहे मजे की बात, और खुद जमानत पे छूटा हुआ है। ऐसा भी नहीं है कि कोई बड़े भारी, वो खुद जमानत पे, माने वो कोर्ट की मर्जी पे बाहर आए। उस दौर में ऐसी हिमाकत करने की हिम्मत पे तो नहीं कहूँगा, ये बेवकूफ़ी ही कहूँगा मैं। इस तरह की बेवकूफ़ी अरविंद केजरीवाल ही कर सकते हैं, और पार्टी को मजाल नहीं है मेरे ख्याल। जो पार्टी अभी बची हुई है, जो एमएलए बचे हुए हैं, वो इस पे दूसरी सब चीज़ें बात हो जाएंगी। इस सवाल पे चर्चा संजय सिंह ने जब शुरुआत की थी कि हम इसकी जांच करेंगे और एक्शन लेंगे, मेरे ख्याल वहां तक तो बात तब भी थोड़ा संभलने वाली थी। उसके बाद जो जो हुआ वो सब, और उसी में पार्टी डूब गई मेरे ख्याल। जब अरविंद निकल के आए थे जेल से तो लगा कि बीजेपी वर्सेज आपकी लड़ाई में शराब कांड को इन्होंने कन्वर्ट कर लिया उस तरह से, और उसका लाभ उनको होगा। लेकिन जब स्वाति मालीवाल प्रकरण हुआ, और खाली अकेले पिटाई का मामला नहीं है, उसके बाद की सारी घटनाएं जिस तरह से, उसमें सब लोग डूब गए। नहीं तो चुनाव दिल्ली में अच्छा आ गया था, अच्छी तरह से अपोजिशन भी यहाँ लड़ाई में आ गई। तो वो हार हुई है मेरे ख्याल उसमें, इस प्रकरण का, और होना भी चाहिए मेरे ख्याल। ऐसा प्रकरण करके कोई जीत जाए तो फिर ये शर्मनाक होगा। ठीक है अरविंद जी, इस पर आगे चर्चा करेंगे। प्रदीप तिवारी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, जो दिल्ली की जनता के जहन में होता है कि स्टेट में जो है वो अरविंद केजरीवाल को चाहेगी, लेकिन अगर केंद्र की बात करें तो वो मोदी को चाहेगी, क्या ये धारा उसी दिशा में है या फिर कुछ और बदलाव चल रहा है, कुछ और लग रहा है आपको इसके पीछे? देखिए, एक तो जो मुझे समझ में आ रहा है वो गठबंधन में जाने के बाद थोड़ा सा केजरीवाल की इमेज वहाँ घटी है। दूसरे जो ये बहुत सारे प्रकरण हो गए जिसमें उनको जेल भी जाना पड़ा और उनके मंत्रियों को जेल जाना पड़ा, तो एक निगेटिविटी लोगों के बीच में आई है। तीसरा एक और बड़ा फैक्टर है कि लोग केंद्र में ये चाहते थे कि मोदी सरकार बने तो ये स्थिर सरकार होगी, और ये जो कांग्रेस के साथ अलायंस बन रही है 26 लोगों का जो गठबंधन है वो मुश्किल से आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, इस संशय में भी लोग रहे। तो मुझे लगता है कि इसका बेनिफिट बीजेपी को मिला है, और बीजेपी ने कई सारे कैंडिडेट जो बदले,
उसका भी बेनिफिट बीजेपी को मिला। वो 7 सीटों में आप देखें तो 1 सीट छोड़ करके लगभग सीटों पे कैंडिडेट बदल दिए गए हैं, तो उसका भी कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा मिला गया है। लेकिन जो जिस तरीके से निचले स्तर पे विधानसभा और मेयर के पद पर जिस तरह से काबिज है आम आदमी पार्टी, उस तरीके से लोकसभा में परफॉर्मेंस नहीं दे पाई। कारण यह है कि कार्यकर्ता उस तरीके से हताश थे। इस बार जो जितने मंत्री इनके जेल गए, खुद मुख्यमंत्री को जेल जाना पड़ा, तो इससे लोगों कार्यकर्ताओं में निराशाजनक भाव था। यही कारण था कि वो दिल्ली में बेहतर काम नहीं कर सके। आप देखें पंजाब में उनकी सरकार, उनके मुख्यमंत्री थे और उन्होंने काम किया। वो जो एक उत्साह था वहां पंजाब में, तो मुझे लगता है कि पंजाब में उनको थोड़ा बहुत फायदा हुआ, लेकिन दिल्ली में वो फायदे नहीं हुए। जी ठीक है, दिल्ली में उस तरह का फायदा नहीं हुआ। एके साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। एके जी, जिस तरीके से अभी प्रदीप जी भी कह रहे हैं कि गठबंधन का नुकसान कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को झेलना पड़ा। अगर हम देश के स्तर पर देखें तो इंडिया अलायंस की परफॉर्मेंस बेहतर रही, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा इंडिया अलायंस का। आपको क्या लगता है सर? नहीं, देखिए, आम आदमी पार्टी ये वही पार्टी है जबकि इन्होंने क्लीन स्वीप किया था, बीजेपी और कांग्रेस को हराया था। तो राजनीति में अगर एक लेवल पे कोई पार्टी है, उसका माहौल बना हुआ है, तो गठबंधन या किसी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। न टेम्परेचर का, न बारिश का, न ठंड का, लोग जाते हैं अगर वो जोश है। अब देखिए पड़ा क्यों, मैं आपको बताता हूँ। आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल जी का जो मेन हथियार था वो फ्रीबीज थे जी। बिजली फ्री, पानी फ्री। जेल में गए तो वहां से भी कि जी आपकी बिजली पानी मिल रही है कि नहीं, हम आ गए हैं, ये लोग आपका बंद करना चाहते हैं, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री पढ़ाई। और जेल जाने के पहले इन्होंने बोला कि आप हमें जिताइए ताकि मैं जेल से बाहर आ जाऊं। तो इसके कंक्लूजन ये है कि पहला, दिल्ली की जनता, अगर दिल्ली स्पेसिफिक की बात करें, दिल्ली की जनता ये चाहती है कि केजरीवाल अंदर रहे, बाहर ना आए। ये क्लियर कट मैसेज है, इसीलिए इनके एक कैंडिडेट को भी नहीं जिताया। दूसरा मैसेज ये है कि जो ये फ्री बीज देते थे, पब्लिक फ्री बीज, पब्लिक बड़ी स्वाभिमानी होती है, पुरुषार्थी होती है। दिल्ली की जनता का भी वो स्वाभिमान, वो पुरुषार्थ जाग गया है जो पहले था। उनको फ्री बीज नहीं चाहिए, उनको ऐसे छोटे मोटे लालच नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत पे उन्होंने वोटिंग की हुई है, इतनी गर्मी में भी वोटिंग की और केजरीवाल को सिरे से नकार दिया, कांग्रेस को सिरे से नकार दिया। तो दिल्ली तो दिल है, भारत का दिल है दिल्ली, राजनीति का दिल है। तो भारत के दिल का क्या कहना है, भारत अपने दिल में क्या रखता है, राष्ट्रवाद रखता है। भ्रष्टाचारियों को जेल में भेजो, जो राष्ट्रवादी हैं उनको बाहर रखिए। ये दिल्ली की जनता के मैंडेट का मतलब है।